हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो हम अपना मैग्नेटिज्म का क्लास कर रहे थे और अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना अच्छे से सीख लिया है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से कैलकुलेट करना पिछले क्लास में सीखे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें, उसमें हमने बस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा है तो कुछ तो आगे करेगा ना। तो आज हम लोग उसका इफेक्ट देखने वाले हैं। और वो इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो भी फोर्सेस लगती हैं ना, उन सब फोर्सेस और टॉर्क के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला है, मतलब चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर 5 है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको सारी अपडेट्स रेगुलरली मिले। और आपको जैसा पता होगा, हमने फिजिक्स का क्रैश कोर्स शुरू किया है। और हमारा टारगेट ये है कि सभी जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली, सबका 30/30 फिजिक्स में आए। और अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो हमारे, तो ओब्वियसली आपको 30 इजीली आएगा। और जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड है आपकी वो भी बढ़ेगी, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट में भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। चलिए अब हम लोग अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ खास है, ध्यान देना। तो देखो, इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका देखो सबसे इजी वे क्या है, क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब दोनों साइड किया, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम का सेम रहेगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ नोटिस करना, सबसे पहले इसको देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या बन गया, जो हम लोग मैग्नेटिज्म में जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं वो वाला बन गया। नेक्स्ट ये वाला नोटिस करो, ये अगर नीचे में यहाँ पे हम 1 एक मान लें इमेजिनरी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये कूलम्ब्स कांस्टेंट बन गया। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हो, इसका होता था अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था तो होता था 9 इंटू 10⁻⁹। लेकिन अब ये उल्टा हो गया ना, उसका रिसिप्रोकल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जैसा कि आपको पता है 10⁻⁻7। अभी यूनिट वगैरह को हम लोग कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और देखो एक बात और ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन आप बनाओगे ना एग्जाम में भी, आप ज़्यादा यूनिट के चक्कर में नहीं पड़ना, डायरेक्टली सबको एसआई में कन्वर्ट करके, और फॉर्मूला में यूनिट पुट नहीं करना। वरना गलती से आप कहीं कंफ्यूज हुए थोड़ा सा, अगर एस की जगह 5 उसको समझ के कैलकुलेशन में निपटा दिए, तो फिर आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। इसलिए बार बार बोलता हूँ, आप लोग फॉर्मूला को अवॉइड करो, बस वैल्यू देखो। और जो भी कन्वर्जन है ना, दिमाग में ट्राई करो कि उसको कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर दिया है, मीटर में करना है, तो दिमाग में ट्राई करो कि उसको डायरेक्ट मीटर में करके फॉर्मूला में पुट कर दो। तो वैसे ईज़ी होगा और स्पीड भी बढ़ेगा। तो देखो अब नेक्स्ट, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है देखना, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/9 इंटू 10⁻⁹, और ऊपर से भी 7 को हम नीचे लेके चले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। पावर ये माइनस में है, मतलब नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या मिला हमें, 1/9 इंटू 10⁻16। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। आपको पता है ये क्या है, 3 इंटू 10⁻8, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल्स टू 1/c का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ से c को क्या लिख सकते हो, c इक्वल्स टू 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर आपको मिले कि लाइट का जो स्पीड है किसी मीडियम में अगर निकालना है, तो मीडियम में मान लो v हो गया ना, तो v आपका कुछ नहीं, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ना एप्सिलॉन कर दो और म्यू नॉट की जगह पे म्यू कर दो। और एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि कभी अगर ज़रूरत लगे, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले, तो सिंपली आप इसको रिलेट कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से। ये हमारा होता है इन दोनों कांस्टेंट्स का वैल्यू। और एक और ख़ास बात आपको बताते हैं, ये देखो, ये जो दोनों कांस्टेंट है ना, ये हमारे
ये ध्यान रखना यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट अगर आपको याद हो तो बताओ? याद है? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी। ये हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं ना कि आप यहाँ रहो या फिर चाँद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स मेज़र करो, मीडियम का कोई इफ़ेक्ट उस पे नहीं आता है। वो हमेशा कांस्टेंट जो है वो जी ही रहेगा, कहीं पे आप जीआर मतलब रिलेटिव जी नहीं देखोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए वो जो ये हमारा है ना, इसका वैल्यू हमेशा ही 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये फिक्स है, इतना ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा जैसे ही मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन आर या फिर म्यू आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मीडियम का इफ़ेक्ट काउंट करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक-बेसिक बातें करते हैं जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखना, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसके बारे में एक चीज़ आप नोट कर लो। वैसे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, साथ में एक नोटबुक रखो, उसमें नोट करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, ये फ़ोर्स फील्ड नहीं होती है। ये एक नॉर्मल फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी, फ़ोर्स फील्ड होती थी। अब आप सोचोगे दोनों में डिफ़रेंस क्या है? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलती थी ना, तो लाइन के अलोंग आप जाते थे, किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन पे आप एक टेंजेंट ले रहे थे, तो आपको फ़ोर्स का डायरेक्शन मिल रहा था ना उस पॉइंट पे। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही थी, तो इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल जाता था। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का भी डायरेक्शन उसी से मिल जाता था कि यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे इस पॉइंट पे, तो उस पे फ़ोर्स किधर लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये फ़ोर्स लाइन थी, मतलब उस लाइन पे हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट से फ़ोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन देखो, एक ख़ास बात ये है कि मैग्नेटिक फ़ील्ड जो होती है ना, मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स वो फ़ोर्स फ़ील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है फ़ोर्स फ़ील्ड नहीं है, और ना ही मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन जो है फ़ोर्स लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के जैसी। और जब डिफ़ाइन भी हम लोग करते थे तो याद है आपको, हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते थे? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को करते थे फ़ोर्स ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें हम लोग ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि फ़ोर्स ऑन 1 एम्पीयर ऑफ करंट, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग फ़ोर्स फ़ील्ड नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखो, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, तो एसआई यूनिट जो होता है ना मैग्नेटिक फ़ील्ड का, वो होता है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ये होता है एसआई यूनिट। जो ओरिजिनल एसआई वाला है, जो हमारा बेस यूनिट्स है ना, उनके टर्म्स में। लेकिन जब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमें मिलता है टेस्ला। तो टेस्ला याद रख लेना, ये यूनिट होता है ऐसा यूनिट। लेकिन एक ख़ास बात है, टेस्ला जो यूनिट है ना, बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जनरली जो फ़ील्ड्स होती हैं हमारी बहुत छोटी होती हैं, तो 10 का पावर नेगेटिव में ही आपको देखने मिलेगा। जैसे अगर 1 टेस्ला का फ़ील्ड अगर जनरेट करना हो ना, इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सुपर कंडक्टर चाहिए आपको, तब जाके इतनी फ़ील्ड 1 टेस्ला की जनरेट होगी। देखो, इसका सेकंड अल्टरनेटिव यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर, और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये जो हुआ हमारा, वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। नेक्स्ट देखो, एक और यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं गॉस, ये छोटी यूनिट होती है। जैसे देखो, एक गॉस में ना 10⁻⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो कहीं पे भी आपको जब छोटा फील्ड देना होगा, तो वो लोग गॉस के टर्म में भी देंगे। आप बस ध्यान रख लेना कि 10⁻⁻4 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ का भी 2 पोल है, मैग्नेट का जैसे 2 पोल होता है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थ का भी 2 पोल है। लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये है कि देखो, अभी हम लोग जो देखते हैं ना, ऊपर में नॉर्थ पोल दिखता है, नीचे में साउथ पोल। लेकिन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के लिए देखोगे, तो जो ऊपर का नॉर्थ पोल है ना, वो मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जो नीचे साउथ पोल है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, उल्टा है इस केस में। तो देखो, अर्थ के का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आता है, वो आता है 3.6 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो? डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अच्छा, फॉर्मूला ध्यान नहीं, तो देखो यहाँ पे यूनिट है ना ये वाला, इसी से भी हम लोग कर सकते हैं। वैसे ये यूनिट कहाँ से आया है, आगे आप लोग देखोगे। तो देखो, ये यूनिट में देखो, ऊपर में न्यूटन है, तो न्यूटन मतलब फ़ोर्स। फ़ोर्स का क्या होता है? ml (10⁻⁻²). नेक्स्ट नीचे में है एम्पीयर, मीटर, तो एम्पीयर के लिए I, मीटर के लिए L।
नेक्स्ट देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा m t रेज़ टू द पावर -2 I रेज़ टू द पावर -1। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हम लोग पहले देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल ट्रैवल करता था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप रखते हो तो उस पे फोर्स लगता था ना? सिमिलरली जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। फोर्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो कंडीशन यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं। तो देखो, अगर सबसे पहला केस हम मान के चलते हैं। देखो, जब भी कोई आप पार्टिकल को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो सबसे पहली बात ये है कि उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, और वो भी वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई मतलब वेलोसिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी का एक सर्टेन कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पे होना ही चाहिए, तभी जाके हमारे उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। उस फोर्स को देखो हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू यहाँ पे हमारा चार्ज है, और वी जो है हमारा चार्ज का वेलोसिटी है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये वेक्टर है बी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। या फिर देखो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि दो केसेस आती हैं जब कोई फोर्स नहीं लगेगा। पहला, वेलोसिटी या तो जीरो हो जाए या फिर वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया। तो इसमें एक खास केस होता है, कौन-सा? जब भी हमारा v जो है b के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में फोर्स लगेगा। फोर्स किधर की तरफ लगेगा? फिर से राइट हैंड रूल, v क्रॉस b का जो हमारा आएगा रिजल्टेंट, राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करो। b के भी परपेंडिकुलर होगा, b के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि देखो, ये अगर हमारा V ऊपर की तरफ लग रहा है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप क्या करोगे? V क्रॉस B करोगे। कैसे करते थे? अपना राइट हैंड ऊपर लाके उसके बाद कर्ल ऐसे करोगे, तो आपका थंब इधर की ओर पॉइंट करेगा। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा ना, वही आपको देगा अ, इसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स का एक बार आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखना, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स आ रही है ना, उधर की तरफ ही इस पार्टिकल का सेंटर होगा। अब मैंने सेंटर क्यों बोला? क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना हमारा, ये पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो ये हमारा फोर्स आ रहा है ना, ये फोर्स जो है, ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं, ये पूरे पाथ पे देखोगे, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमारा फोर्स है, ये वाला अंदर की तरफ, यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं आएगा पार्टिकल, इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, अभी फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। आप कहीं भी राइट हैंड रूल लगा के नॉर्मली देख सकते हो, और अगर राइट हैंड रूल में दिक्कत है, तो या तो आप वेक्टर वाला वीडियो देख लो, या फिर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है राइट हैंड रूल को लेके, तो आप वो देख सकते हो। तो 2 चीज़ें हैं, आप लोग दोनों में से कोई एक कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा ना, अंदर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी होगी आगे की तरफ टेंजेंट के अलोंग। यानी कि एक बात और समझ में आ गई, यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो बस सेंटर की तरफ लग रहा है। और ऐसा कब होता था? सर्कुलर मोशन जब भी यूनिफॉर्म होता था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो भी फोर्स लगती है हमारी, वो सेंटर की तरफ लगती है, और इस केस में ये जो v है ना, ये कांस्टेंट रहता है, v नहीं बदलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टेंजेंशियल स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट, टेंजेंशियल स्पीड एक बार कांस्टेंट हो गई, तो आपका ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि घूमने का रेट कांस्टेंट हो गया। इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यानी कि ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट, अब बात करें तो बदलेगा क्या? तो हमारा वेलोसिटी बदलेगा। और वेलोसिटी क्यों बदलेगा? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे इसका स्पीड इधर है, अभी इधर है, अभी इधर है। तो स्पीड मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहा, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन को लेके बनता है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो गया। तो इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगा, और इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन भी हमारा चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो अल्फा हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो, ये हमारा एटी जो हमारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि
टेंजेंशियल स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट हो गई है, इसलिए हमारा एटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब देखो, अब फोर्स यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना कैसे निकालते हैं, वो आप एक ईज़ी वे चलो बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो भी अंदर की तरफ फ़ोर्स लग रहा होगा, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, वो फ़ोर्स कहाँ से आ रहा होगा? वो फ़ोर्स दे रहा होगा ये मैग्नेटिक फ़ील्ड जो अंदर की तरफ है, ये फ़ोर्स लगा रहा होगा चार्ज पे। उसके वजह से चार्ज पे अंदर की तरफ फ़ोर्स लग रहा होगा और चार्ज जो है सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए बेचारा मजबूर हो गया होगा। तो देखो, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ना कि ये जो फ़ोर्स मिल रहा है सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, आई होप आपको इसका नाम याद होगा, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। यानी कि कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसको एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स कौन-सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल पे अंदर की तरफ और वो इक्वल होगा इस मैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स ही तो उसको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स ना, तो इसलिए ये हमारा Fc=Fb आएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब इस फोर्स को निकाल लेते हैं, देखो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या आएगा? क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो डायरेक्शन कैसे लिया, वी जो है ऊपर की तरफ है और आपको नॉर्मल का कन्वेंशन तो पता होगा ना, ऊपर की तरफ हम लोग लेते हैं प्लस वाई यानी कि प्लस जे कैप। इधर राइट साइड लेते हैं प्लस एक्स यानी कि प्लस एक्स मतलब प्लस आई कैप हमारा, और अंदर की तरफ हम लोग लेते हैं माइनस जेड यानी कि माइनस के कैप, और बाहर की तरफ इधर हमारा हो जाता है प्लस के प्लस जेड। तो इसी कन्वेंशन को मानते हुए यहाँ पे वी जे कैप क्रॉस बी के कैप। अब देखो नेक्स्ट, ये हमारा जे क्रॉस के होगा जो, वो तो आई आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस मतलब फील्ड अंदर की तरफ यानी माइनस के में है, इसलिए एक नेगेटिव साइन बाहर में आ जाएगा और जे क्रॉस के हमारा हो जाएगा आई। और उसके बाद हमारा क्या आ गया, नेट फोर्स निकल के आया एफ बी इक्वल्स टू माइनस क्यू वी बी आई कैप। अब देखो नेगेटिव आना ज़रूरी भी था ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव आता तो फ़ोर्स तो बाहर की तरफ हो जाता ना, लेकिन फ़ोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ में। तो इसीलिए यहाँ से हमें मिला माइनस क्यू वी बी आई कैप। और देखो अगर वेक्टर में नहीं बस हमें डायरेक्शन निकालना होता तो फिर राइट हैंड का रूल सिंपली यूज़ करते, तो हमें डायरेक्ट मिल जाता। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो खास बात नोट करने वाली इस पेज से है, वो आप ये कर लो कि देखो फ़ोर्स जो होगा ना, ये फ़ोर्स, ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। हर एक केस में, चाहे कोई भी केस हो, हमेशा ये तीनों जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ ध्यान रखना, ये जो फ़ॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके सामने, इस फ़ॉर्मूला में Q को हमेशा साइन के साथ पुट करना। अगर Q नेगेटिव है तो फ़ोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग साइन के साथ पुट करना, जो भी डायरेक्शन होगा। मान लो राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकाल दिए प्लस क्यू मान के, तो क्या करो बस उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ले लो, 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन ले लो अगर चार्ज नेगेटिव है तो। बस इतना ही चेंज आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इससे क्या हम रिलेट करते हैं। तो देखो, ये जो फोर्स निकल के हमारा आया क्यू वी बी, अब डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि डायरेक्शन तो हम समझ गए ना माइनस आई कैप में है, तो डायरेक्शन के साथ उसको एडजस्ट कर दो। अब यही फोर्स जो हमारा वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे हम लोग लिखते थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो यहाँ से एक वी से एक वी, ये वाला तो उड़ गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, आर को इधर लेके चले आओ और क्यू बी को इधर लेके चले जाओ, तो आपको मिलेगा आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब आप सोच रहे होगे ये आर क्या है, तो यही आर जो है हमारा सर्कल का रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल उसका रेडियस है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो इसलिए आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद कर लेना है। अब देखो थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर में जो टर्म है ना एमवी, ये मोमेंटम है, तो इसको हम लोग पी लिख सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यूबी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी इक्वल्स टू एमवी होता है मोमेंटम। तो आप लोग इसको जैसे मन करे वैसे याद कर लो, बस एमवी अपॉन क्यूबी आपको याद होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, एक और ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो, जो मोमेंटम होता है ना अंडर रूट 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आप इसके जगह पे इसको भी पुट कर सकते हो। ये सब मॉडर्न फिजिक्स में काम आता है, बस मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको अगर गलती से कहीं दिख जाए एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ गया, अब हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का बेसिक डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो देखो, टाइम पीरियड होता है किसी भी पार्टिकल को अपने एक सर्कुलर पाथ में मान लो पार्टिकल घूम रहा है, तो उसको अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आने में कितना टाइम लगा। मतलब मान लो आप एक घड़ी को ले लो, 12 बजे से उसका एक सुई चलना शुरू हुआ, फिर वापस 12 बजे आने में उसको कितना टाइम लगा, ये हो गया टाइम पीरियड।
और एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे देखो, 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में हमारा मान लो वहाँ से एग्ज़ाम्पल ऐसे लो कि जैसे 1 मिनट मान लो हो गया, 1 मिनट को मान लो 1 यूनिट टाइम है, तो उसमें हमारा सेकंड वाला सुई कितना बार घूम जाता है 1 मिनट में? 1 मिनट में हमारा पूरा-पूरा एक बार घूम के आ जाता है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। तो ऐसे टाइप से होता है, मतलब इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 1 सेकंड में कोई पार्टिकल कितनी बार घूमता है, कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनिशन है। अब देखो, यहाँ से टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखना, t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। ये 2 पाई आर हमारा क्या हो गया? मान लो ये सर्कुलर पाथ है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जितना इसका पेरीमीटर आएगा। और सर्कल का पेरीमीटर आई होप आपको याद होगा ना, 2 पाई आर। तो ये है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। मतलब इस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली घूम रहा है ना, तो सिंपली आप डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग कर दिए। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से हमें मिला टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे निकाला था, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया एम वी अपॉन क्यू बी। तो हमें क्या मिला? टी इक्वल्स टू 2 पाई mv अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाई वी। अब देखो, v यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में था दोनों जगह पे। और इससे हमें फाइनली मिलेगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आप ये फ़ॉर्मूला 2 याद कर लो। और देखो क्या इसमें ख़ास बात है, आप बस आर का याद कर लो। आर का अगर आपको याद है ना, तो ये वाला निकालने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, आप लोग एग्ज़ाम में निकाल सकते हो। और देखो नेक्स्ट ये थर्ड फ़ॉर्मूला है ना, ये फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, बस इतना आपको याद होगा ही, आई थिंक एसएचएम वगैरह में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। आपको ये वाला फ़ॉर्मूला याद है, उससे ये निकल जाएगा। और अगर ये आप लोग निकाल लिए, तो क्या इसी को उल्टा करना है, तो आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अगर याद करने में दिक्कत होती है, तो उस केस में आप लोग बस इसको याद करो, ट्राई करो। और अगर याद करने में दिक्कत नहीं है, तो फिर ये भी याद कर लो। और देखो नीचे वाला बिल्कुल इससे रिलेटेड सिमिलर सिमिलर ही दिख रहा है। ऊपर में एमबी के ये भी के जगह पे हमारा बस 2 पाई आ गया है। इतना ही चेंज है, बाकी एम अपॉन क्यू भी दोनों में है। एम अपॉन क्यू भी यहाँ भी है, एम अपॉन क्यू भी यहाँ भी है। तो ऐसे रिलेट करके आप लोग फॉर्मूलाज को याद करने ट्राई करो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन में देखो, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को इधर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो अंदर की तरफ यानी माइनस के कैप डायरेक्शन में है। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए एक तो वे है कि आप राइट हैंड रूल यूज करो। लेकिन यहाँ पेपर पे आपको डायरेक्शन डायरेक्टली दिख रहा है, तो क्या करोगे? वी के डायरेक्शन आई कैप क्रॉस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है माइनस के कैप। तो फोर्स निकल के देखो किधर आ रहा है, आई कैप माइनस के कैप। देखो इसका रिजल्टेंट हमारा आएगा आई क्रॉस के। क्या होता है? देखो ये वाला साइकिल वाला आपको मैंने बताया था, आई जे, और यहाँ पे होता था हमारा के। देखो ऐसे जाते थे ना, ऐसे जाते थे। तो देखो आई क्रॉस जे हमारा के आता था, जे क्रॉस के हमारा आई आता था। और जब ये के क्रॉस आई करते थे, तो हमारा आता था फिर से वापस जे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आई क्रॉस के है। तो देखो निगेटिव साइन को अभी के लिए मान लो बाहर में यहाँ पे है, तो आई क्रॉस के यानी उल्टा आ रहे हैं। जब उल्टा आते थे तो निगेटिव साइन लगता था और यही आता था। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस जे, लेकिन एक और माइनस पहले से है, तो माइनस ऑफ माइनस जे कैप यानी कि जे कैप। प्लस वाई डायरेक्शन में हमारा आ गया फोर्स, यानी कि इस सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा? प्लस वाई डायरेक्शन में, इधर में ऊपर में कहीं पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मान लो वेलोसिटी निकालना है, तो नहीं, सबसे पहले रेडियस निकालना है, सॉरी। तो देखो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यूज को। देखो 1 kg इंटू 10, 1 × 10। क्यू हमारा दिया हुआ है 1 कूलम, और हमारा बी दिया हुआ है 2 टेस्ला। तो यहाँ से निकल के आया 5 मीटर, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस निकल के आया, और रेडियस तो हमारा ये वाला 5 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब नेक्स्ट टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन, सॉरी 2 पाई एम, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 पाई एम के जगह पे 1 kg, क्यू बी यानी कि 1 × 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई सेकेंड इसका आ गया टाइम पीरियड। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है,
फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, यानी कि 1/पाई सेकंड इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 1/पाई हर्ट्ज। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब कुछ केसेस देखते हैं। एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी के। अब देखो, वी अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगा बी के, यानी कि एंगल या जीरो हो या तो 180 डिग्री हो। मान लो इधर की तरफ अगर हमारा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी, तो अगर वी जो वेलोसिटी हमारा है या तो इधर है या फिर इधर है, इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन है, या तो जीरो बना रहा है या 180 डिग्री बना रहा है, इस केस में फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो आप समझ ही रहे हो ना, फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा। तो अगर पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था तो उधर की तरफ ही अपना जाता रहेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के साथ रहेगी तभी। मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी डायरेक्शन में है इससे, तब तो फिर वही बात है। लेकिन देखो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में, तो उस केस में वेलोसिटी जिधर थी उधर ही रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड केस देखो, अगर ये जो हमारा वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये ऊपर में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फिर ऐसे केस में क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूमता रहता है। जिधर के डायरेक्शन में फोर्स आएगा ना, वैसे वो सर्कल में मूव करेगा। अब ये सर्कल का यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन फोर्स का आएगा, राइट हैंड रूल यूज करोगे ना इधर से इधर, तो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस के कैप में फोर्स आ रहा है। तो सर्कल का सेंटर इस बार माइनस के कैप में जाएगा। अब कब जाएगा? अगर चार्ज प्लस क्यू रहे तब। लेकिन अगर मान लो वो क्या करे, वो उल्टा कर दे, वो बोले कि नहीं चार्ज मैंने निगेटिव दिया, अब बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी डायरेक्शन आया था ना पहले पॉजिटिव चार्ज लेके, उसको उल्टा कर दो। जैसे हमारा माइनस के कैप आया था ना, तो अगर चार्ज को वो उल्टा कर देगा तो ये हमारा के कैप आ जाएगा। तो टेंशन लेने वाले कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगला बात हम करते हैं। अगले केस में अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी एक सर्टेन एंगल पे हो जाए, उस केस में क्या होगा? तो वेलोसिटी एक सर्टेन एंगल पे जब होगा, यहाँ मान लो थीटा एंगल पे है, तो इसके तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे ना, एक वी साइन थीटा दूर वाला, एक वी कॉस थीटा पास वाला। तो देखो वी कॉस थीटा अभी देखो बी के बिल्कुल पैरेलल हो गया, यानी कि ये वी कॉस थीटा में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखो वी साइन थीटा जो है ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ध्यान है आपको, सर्कुलर मोशन कराने ट्राई करेगा, यानी कि ये रोटेट करेगा। तो वी साइन थीटा इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा। और वी कॉस थीटा है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये तो आगे स्ट्रेट लाइन मोशन को तो अपना चलाता ही रहेगा ना, तो इसलिए ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि ये आगे की तरफ मोशन। तो अब देखो क्या होगा, एक तरफ ये वाला फोर्स इसको बार बार घुमा रहा है, साथ ही ये वाला फोर्स जो इसको आगे की तरफ ऐसे ले जाना चाहता है, तो ये एक स्प्रिंग समझते हो ना, स्प्रिंग जैसा मोशन होगा, इसको स्पाइरल मोशन भी बोलते हैं या हेलिकल मोशन। तो ऐसा हमारा कुछ पाथ बनेगा, देखो ये वाला, यानी कि ये फोर्स इसको आगे की तरफ खींचेगा और ये फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में बार बार घुमाने ट्राई करेगा, तो ये घूमेगा भी और आगे चलेगा भी, ऐसा केस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आर क्या निकल के आएगा, आर इक्वल टू वही एम बी अपॉन क्यू बी, आगे साइन थीटा लगा देना है, क्योंकि वी के जगह पे हमारा वी साइन थीटा इस बार इसको रोटेट कराने का काम कर रहा है, यानी कि वी साइन थीटा हमारा इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखो, अब इधर की तरफ तो एम बी साइन थीटा आ गया ना, अब यहाँ से टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम टाइम पीरियड जो होता था ऊपर में, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखना। देखो ये जो टाइम पीरियड का यहाँ फॉर्मूला निकल के आया है ना, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का, तो आप एक चीज नोटिस करो, दोनों ही वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये भी वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है, ये भी वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आप एक पार्टिकल को चाहे तेज से फेंको चाहे धीमे से फेंको, उसका जो टाइम पीरियड मतलब वो उसका एक चक्कर लगाने का जो टाइम होगा ना वो सेम रहेगा, और उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। वेलोसिटी चेंज होने से क्या चेंज होगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगा। मान लो पहले वो 1 मीटर का सर्कल में घूम रहा था, तो अब हो सकता है 10 मीटर के सर्कल में घूम जाए वेलोसिटी बढ़ने से। तो इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन आप ध्यान रखना। तो अब अपने यहाँ पे किस पे वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये इधर की तरफ डिस्टेंस आ रहा है, देखो एक तो हो गया ये सर्कल, ये सर्कुलर मोशन हुआ ना यहाँ तक इतना, तो इसका एक रेडियस आया, वो रेडियस तो हमने निकाल दिया यहाँ से, आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपन क्यू बी। लेकिन एक चीज देखो, ये साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है इधर की तरफ। तो देखो एक सर्कल मतलब एक बार सर्कल जाने में ये कितना आगे बढ़ रहा है, इसका हर बार कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो आप कैसे निकालोगे? ये पिच है, जैसे जितना एक कंप्लीट ये में डिफरेंस है ना, जैसे कि देखो एक साइकिल से दूसरे साइकिल तक यहाँ तक जो डिफरेंस है ना, इसी को पिच बोलते हैं। और पिच कैसे निकालते हैं, जैसे देखो एक यहाँ से यहाँ तक जाने में
जितना टाइम लगा होगा उसी को तो हम लोग टाइम पीरियड डिफाइन किए थे कि एक साइकिल में कितना टाइम लगता है। तो एक साइकिल तो हमारा यही हुआ ना, जहाँ से शुरू किया वहीं पे उसी पॉइंट पे यहाँ पे आया। तो एक साइकिल में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो पिच हो गया, जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड हो गया। और आप कैसे निकालोगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम इंटू स्पीड, और स्पीड क्या है, ये वी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड, यही तो इसको आगे ले जाएगा ना, तो इसलिए टी इंटू वी कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, 2 पाई m/क्यूब इंटू वी कॉस थीटा, तो आपको मिल गया पूरा का पूरा पिच। इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। और जो पिच है ना, इस केस में पार्टिकुलर कांस्टेंट है, पिच भी चेंज हो सकती है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ आ जाए तो पिच भी चेंज हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ, लॉरेंज फोर्सेस। नाम बहुत सुनते हो, फैंसी सा नाम है लेकिन है कुछ नहीं। लॉरेंज फोर्सेस कुछ नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ जब लगती है ना, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्सेस। बस एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है, क्योंकि पहली बार उन्होंने ही इस ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट किया था, इसलिए उनके नाम पे इस फोर्स का नाम दिया गया लॉरेंज फोर्सेस। नेक्स्ट देखो, ये जो हमारा लॉरेंज फोर्स होता है ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको अपने नोट्स में कहीं पे साइड में एक छोटा सा गोला बना के लिख लो, या बादल बना के, जिससे आपको ये पॉइंट ध्यान रहे, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, या फिर दिस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फोर्स। तो चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले केस की। अगला केस देखो हमारा क्या है, इस बार जो वेलोसिटी है ना, वो बी के पैरेलल ही है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो हमने लगा दी बी के ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में। देखो आगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहीं पे वेलोसिटी भी है। तो अब होगा क्या देखना, देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि बी और वी दोनों पैरेलल हो गए, और पैरेलल होते थे तो फोर्स जो मैग्नेटिक होता था वो जीरो हो जाता था। लेकिन चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो एंगल पे डिपेंड करता नहीं, आप कैसे भी रखो। अगर पॉइंट चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, अगर पॉजिटिव है तो इस बार यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो क्यू ई आएगा, क्यू इंटू ई, और किधर लगेगा, आगे की तरफ। और ये यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से बताया था। तो चलो अगले केस की तरफ चलते हैं। इस बार मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, लेकिन इस बार वेलोसिटी जो है वो कुछ सर्टेन एंगल बना रही है हमारे इस दोनों फील्ड के साथ। तो कुछ करना नहीं है, फिर से सेम वही अपना जो पहला वाला जुगाड़ था वही लगाओगे। अब इस बार फोर्स जो है ना, दो ठो आएगी। तो देखो पहला इलेक्ट्रिक फोर्स तो जैसे लग रही थी वैसे ही लगेगी ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगी, उसको तो कोई मतलब नहीं आप किस एंगल पे हो या कहाँ पे हो कैसे हो। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आगे की तरफ लगेगी। और लेकिन इस बार मैग्नेटिक फोर्स जो होगी ना, फिर से वापस वही वाला केस आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स हमारा ये एम भी साइन थीटा अपन क्यू बी, ये एक्चुअली आर होगा, गलती से एफ लिखा हुआ है, रुक जाओ। आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब यहाँ से देख रहे होगे आप, यहाँ पे रेडियस भी हमें मिल गया इसके पाथ का, और रेडियस इस बार जो मिला है वो आगे की तरफ फिर से मूव कर रहा है हमारा साथ साथ। लेकिन इस बार देखो एक चीज यहाँ पे खास होगा, आपको मैं इसका पाथ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखो इस बार भी हेलिकल मोशन है, हेलिकल, लेकिन इस बार क्या होगा ना, इस बार ये जो पिच है ये बढ़ते जाएगा। और पिच क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वी कॉस थीटा जो है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार ये वाला देखो, ये वाला एफ इक्वल्स टू क्यू है ना, ये राइट साइड में लग रहा है, इधर साइड में, यानी कि ये वी कॉस थीटा को बढ़ाएगा, वी कॉस थीटा को कांस्टेंट नहीं रहने देगा। तो यानी कि इस बार पिच भी चेंज करेगा, हर एक पार्ट में पिच बदलता जाएगा, आगे की तरफ जैसे जाओगे पिच इंक्रीज होगा। पाथ अभी भी हेलिकल होगा लेकिन इंक्रीजिंग पिच के साथ। ये एक एक्स्ट्रा केस है, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लो तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, और उसके बाद बताना है मोशन जो हो, मतलब जैसे हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लो दोनों फील्ड के रहते हुए भी वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो कब करता है। ये एक स्पेशल केस है, एनसीईआरटी में स्पेशली हाईलाइट किया है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको अच्छे से बता दिया जाए। तो देखो इस बार जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी है। अब वो वेलोसिटी मान लो हमारा
स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी, मान लो स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जबकि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इसके लिए एक स्पेशल केस आता था, कौन सा केस? हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट लॉरेंज फोर्सेस का। लॉरेंज फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों का सम जो होता था वो लॉरेंज फोर्स होता था। तो देखो, कोई पार्टिकल जो कि एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट किस केस में होगा? वो तो उस केस में होगा ना जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो देखो, दो फोर्सेज हैं, ये और ये, इन दोनों का नेट जीरो होना है। नेट जीरो होने का क्या मतलब है? ये और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं। तो यहां से हमें रिजल्ट निकल के आता है ये वाला। कैसे आता है, चलो दिखाई देते हैं। क्यू वी क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये क्यू ई को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखना, माइनस क्यू ई। अब देखो, क्यू को कैंसिल कर दिया दोनों जगह से। अब यहां से हमें क्या मिला, ई इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी। तो यही वाला सेम हमने यहाँ पे लिखा है, क्यू इक्वल ई इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो माइनस ऑफ वी क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगी, उस केस में जो हमारा पार्टिकल का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का एक स्पेशल केस है, दोनों फील्ड के रहते हुए भी पार्टिकल जो हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी हो रही होगी, बेचारा पार्टिकल होगा, इसको आगे की तरफ एक खींच रही होगी मैग्नेटिक फील्ड नाम की, दूसरी पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की। अब दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, बेचारा किधर भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि उधर भी उतना ही फोर्स से उसको खींचा जा रहा है, इधर भी इतना ही फोर्स से खींचा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए बेचारे पे नेट फोर्स जीरो हो गया और कहीं नहीं जा पाया, इसलिए अपनी जगह पे रह गया इसी पॉइंट पे। लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी तो है, मान लो पूरा का पूरा फ्रेम ही एक तरह से आगे की तरफ घूम रहा है, तो वी से आगे अपना कॉन्स्टेंटली घूमते जाएगा। वी से मतलब चलता जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एंड लूप। देखो, प्रूफ ढेर सारा स्किप किया है, लेकिन प्रूफ बिलीव करो आप किसी काम का नहीं है आपके, आप एग्जाम में प्रूफ कर नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इसलिए याद करो फॉर्मूला। वैसे भी इजी इजी फॉर्मूला है, देख रहे होगे आप, दो तीन टर्म वाले हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला वहां पे आता था ना ड्रिफ्ट करंट वाले पार्ट में। चलो एक बार उसको रिवाइज करेंगे फिर से। तो देखो, अब फोर्स जो आता है करंट कैरिंग वायर एंड लूप पे, वो फोर्स कैसे आता है? जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट वायर हो गया हमारा, तो इस वायर पे इसका मतलब हम एक सेगमेंट ले रहे हैं एल लेंथ का। तो उस सेगमेंट पे जो फोर्स निकल के आता है ना, वो फोर्स हमारा ये निकल के आता है आई इंटू एल क्रॉस बी। अब एल कैसे लेते हैं, एल का डायरेक्शन, एल को अगर हम लेंथ को वेक्टर ले रहे हैं तो इसको लेने के लिए कुछ डायरेक्शन का सेंस चाहिए ना। तो देखो, जिधर की तरफ करंट जा रहा होगा ना, उधर के डायरेक्शन में ही हम एल का डायरेक्शन लेते हैं। मतलब करंट ऊपर जा रहा है तो एल वेक्टर का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ होगा, और एल का जो भी मैग्नीट्यूड लेंथ जो भी वायर का होगा वो हम लोग एल का मैग्नीट्यूड में ले लेंगे। नेक्स्ट बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो भी डायरेक्शन जिधर की तरफ दिया रहेगा वो वैसे हम लोग कंसीडर करेंगे। हमेशा ध्यान रखना बस, एल को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखो, इसका फिर से वापस एक रूल आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, मैं आपको एक वीडियो में इसको बना के बता दूंगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन मेरा मानो तो क्या करो, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन ले लो। आपका एल ऊपर की तरफ और बी अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी यानी कि थंब आपका इधर लेफ्ट की तरफ। तो यानी कि इस बार जो आपका फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर लेफ्ट साइड पे, वायर जो है इधर की तरफ फोर्स फील करेगा, राइट हैंड रूल। तो ढेर सारा रूल फालतू का याद करने से अच्छा है एक रूल अच्छे से समझ लो, उसी से सारा निकालो। कहीं भी वेक्टर का क्रॉस दिखे, बस राइट हैंड रूल लगा दो। उसका बहुत सारा नाम है वैसे, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर राइट हैंड रूल। तो आप जिस नाम से भी जानते हो, बस मतलब सारे रास्ते भगवान की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट देखो, एफ इक्वल्स टू, यहाँ से हमें जो मिलता है आई एल बी साइन थीटा, यानी कि एल और बी का मैग्नीट्यूड लोगे जब जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है उसका मैग्नीट्यूड, एल बी साइन थीटा। तो वही आ गया हमारा आई एल बी साइन थीटा। और जब मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर हो, जैसे इस केस में है, जो हमारा लेंथ है ऊपर की तरफ है जे डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है माइनस के कैप में। तो यहाँ पे इस जैसे इस केस में है वैसे ही, अगर बी है परपेंडिकुलर टू वायर है, तो उस केस में फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी। ये एक स्पेशल केस है, और हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से आते हैं। और वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैग्नीट्यूड वाले ही आपको मिलेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन है तो अगर आई एल बी रहे या आई एल बी साइन थीटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप लोग डायरेक्टली याद कर लो ये वाला फॉर्मूला ILB sin थीटा, इससे आपका आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, बाकी का आधा हमारा QVB वाला करता है। तो चलो आगे देखते हैं और क्या है। हाँ देखो, एक वायर है, मान लो अगर वायर पूरा पूरा स्ट्रेट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मान लो कुछ भी वायर है, जैसे यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट सर्टेन दे दे x1 y1, यहाँ पे दे दे x2 y2, तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया, वायर का लेंथ। कैसे दे दिया, L इक्वल्स टू यही ना होता है, L इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता था लेंथ का। तो देखो क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग जो फोर्स निकालते हैं ना, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी जो करते हैं, तो एल के जगह पे ना हम लोग क्या करते हैं, एल इफेक्टिव ले लेते हैं। जैसे ये वायर का लेंथ ऐसे 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 कहीं भी गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, बस इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में आप ले लो, आपका काम बन जाएगा। अब चलो यहाँ पे आए हो तो एक खास बात बता देते हैं। जैसे देखो, एक हमारे पास एक ऐसे करके वायर है, चलो पहले आपसे पूछ लेते हैं, मान लो एक सेम वायर है, उस वायर का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड सेम वायर पे फोर्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? आपको क्वेश्चन समझ में आया? मान लो एक वायर जा रहा है, कहीं भी एक वायर जो है हमारा करंट लेके जा रहा है, ऐसे वायर है मान लो हमारा, ये वायर, इसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद पे फोर्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, खुद इस वायर पे जो ILB साइन थीटा है, इसी का कुछ मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, वो बी इसके करंट आई के वजह से बना, और इसी पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो देखो इसका आंसर है, अगर वायर स्ट्रेट है, स्ट्रेट वायर के केस में नहीं लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, स्ट्रेट वायर के केस में जब आप जाओगे ना, तो इसके एक्सिस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो वो जीरो हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो, अगर ये वायर ऐसे रहता, वायर जाके ऐसे घूम गया रहता, तो देखो इस पॉइंट पे तो इस वायर की वजह से यहाँ करंट आई जा रहा है, यहाँ भी भले आई जा रहा है, तो इस पार्ट की वजह से तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पार्ट की वजह से तो आ जाएगा ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस पे फोर्स लग जाएगा। अगर स्ट्रेट वायर है तब नहीं लगेगा, स्पेशल केस है स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर छोड़ के हर एक केस में वायर पे फोर्स लगेगा, स्ट्रेट वायर पे नहीं लगेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट में। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। तो चलो देख लेते हैं अभी। ये जो दोनों हमारी वायर्स है ना, ये करंट कैरिंग वायर्स हैं, मतलब ऐसे ही बिना करंट की वायर नहीं है, दोनों वायर्स में करंट जा रहा है, तो फोर्स हमारा कैसे लगेगा? तो देखो, ये जो फोर्स निकल के आता है, आपको मैं प्रूफ नहीं बता रहा, प्रूफ स्किप कर रहे हैं। देखो, ये डायरेक्टली हम लोग फोर्स नहीं निकालते हैं। मान लो एक वायर इधर है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, इसमें मान लो I2, इसमें I1, ये दोनों में करंट का डायरेक्शन हमने अभी माना है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, इस केस में जो हमारा फोर्स निकल के आता है, तो फोर्स डायरेक्टली नहीं निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, F/L इसको लिखते हैं। तो ये हमारा निकल के आता है 2K I1 I2 अपॉन R, ये आया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब एक खास बात है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो ये फोर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मतलब ऐसे याद कर लो, पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स अपोजिट करंट रिपेल्स। मतलब है करंट का डायरेक्शन दोनों में अगर एक दूसरे का अपोजिट होता तो रिपल्सन होता, मतलब फोर्स। जैसे ये केस देख लो, जैसे एक वायर हमारा ऐसे है, एक वायर ऐसे है, इसमें मान लो करंट नीचे है, इसमें ऊपर है, I1 I2, तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, और दोनों फोर्सेज जो होंगी ना इक्वल एंड अपोजिट होंगे, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस केस में देखो, इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगा अंदर की तरफ, इस पे भी अंदर की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, अपोजिट करंट रिपेल्स। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, F इक्वल्स टू 2K I1 I2 अपॉन R, और K यहाँ पे क्या है, K हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁻⁷। तो इसको डायरेक्टली आप लोग याद कर लो। अगर वेक्टर के टर्म में बोलेंगे ना, तो देखो जो F1 आएगा ना, ये इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है लेकिन दोनों सेम है। ये वायर एक्चुअली लॉन्ग वायर लिख लो इसको, ये लॉन्ग वायर के लिए ही केस है हमारा। तो आपसे डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि 2 वायर्स हैं हमारी, दोनों में करंट दोनों का दे देंगे, इतना-इतना करंट जा रहा है, तो आपको बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ से एक खास चीज़ आती है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे हमारा इस वायर में अगर करंट I1 I2 दोनों 1 एम्पीयर हो जाए, रेडियस मान लो ये जो R मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मान लो 1 मीटर हो जाए, तो उस केस में जो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा ना, वो निकल के आएगा 2 × 10⁻⁻7। चलो देखो कैसे? देखो, इफ I1 = I2 = 1 एम्पीयर, R = 1 मीटर, देन इस केस में जो F आएगा वो आएगा 2K I1 I2 मतलब 1 × 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आया फोर्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। 1 एम्पियर इज करेंट विच when flows in two very long straight parallel conductors placed 1 meter apart in vacuum would produce 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एम्पियर का डेफिनेशन होता है। ये मैं आपको मार्क करा दूंगा जब एनसीईआरटी में मैं कराऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको ये लाइन में मार्क करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे देखो 2 पैरेलल वायर में अगर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा हो और दोनों वायर के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उस केस में फोर्स लगता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। 1 एम्पीयर करंट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं इस फोर्स के टर्म में। नेक्स्ट देखो, यहाँ से अब हम लोग एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पीयर अगर हम लोग सेट कर दें कंडक्टर में, तो उस केस में जितना चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, उसी को हम लोग 1 कूलम बोलते हैं। यानी कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ एक कंडक्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं 1 कूलम। और देखो, वो करंट जिसके वजह से 2 कंडक्टर अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगने लगे, उसको हम लोग 1 एम्पीयर बोलते हैं। ये 1 एम्पीयर जो हमारा बेस यूनिट है ना, बेस एसआई यूनिट है, तो उसका एक डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन यहीं से निकला हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलो अगला पार्ट अब हम देखते हैं अपना। अगला पार्ट हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एक आप अगर लूप को रखते हो रेक्टेंगुलर, तो उसपे क्या जो हमारा फोर्स निकल के आता है, टॉर्क निकल के आता है, वो हम लोग देखते हैं। तो आई थिंक मुझे डेरिवेशन स्किप कर देना चाहिए, जिससे आपका थोड़ा-सा टाइम बचे। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, वो लोग बस फॉर्मूला पूछ रहे हैं डायरेक्टली। तो देखिए हम लोग भी वही काम करते हैं अपना फॉर्मूला वाला। टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, अब होता क्या है कि जब भी एक हम लूप मान लो लिए, लूप को हम लोग रखेंगे, जैसे मान लो ये हमारा लूप है कुछ, इस लूप का एक सर्टेन एरिया है ए वेक्टर। अब एरिया किधर लेते हैं? एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन का जो नॉर्मल होता है ना, वो हमारा एरिया वेक्टर देता है। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। चलो ऊपर में ही लिख लेते हैं। तो देखो, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। जो भी प्लेन के नॉर्मल आएगा वो एरिया वेक्टर है। अगर मान लो ये एक रेक्टेंगल है तो एल और बी, तो एरिया वेक्टर हमारा एल बी। और अगर बात करें हम लोग ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, तो अगर इसको आप लोग जे कैप बोलते हो, इसको आई कैप बोलते हो, तो ये हमारा ऊपर की तरफ यानी ये हो जाएगा के कैप। आई थिंक डायरेक्शन का सेंस आपको आ रहा होगा। तो ऐसा होता है। अब नेक्स्ट देखो, अब एरिया हमारा एरिया वेक्टर हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो एक यहाँ पे सेट है पहले से, कुछ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो जैसे इधर की तरफ मान लेते हैं बी, और मान लो इसके यहाँ पे एंगल कुछ थीटा बन रहा है एरिया वेक्टर के साथ, यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड।
हमेशा ध्यान रखना, हम लोग प्लेन से नहीं देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, हम लोग हमेशा नॉर्मल वेक्टर से देखते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। तो अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा ना टॉर्क आता है टाउ इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। इस लूप में करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, ये मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, तो देखो जो हमारा ये मतलब डेरिवेशन इसका भी वहीं से आता है। जैसे कि इसमें यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, फिर हम लोग फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकाल के उसके बाद हम लोग टॉर्क निकालेंगे इंडिविजुअल इस पे, दोनों साइड पे अलग अलग। और फोर्स दोनों निकालने के बाद उसके बाद हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकाल के दोनों साइड का रिजल्टेंट टॉर्क जो भी आएगा वो हम लोग जोड़ेंगे। तो ऐसे करके फाइनली हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, टाउ इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। मैं आपको यहाँ पे वही करा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है एटीसी एग्जाम में। आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा रहा, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह करा के आपका भी टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो देखो टॉक यहाँ से आया आई ए बी साइन थीटा, और कभी वेक्टर के फॉर्म में दे दे, ये ऊपर वाला हमारा स्केलर है, इसको वेक्टर गलती से लिख दिया। देखो अगर वेक्टर के फॉर्म में दे देना तो टाउ इक्वल्स टू आई इंटू ए क्रॉस बी। ए क्या है? ए हमारा है एरिया वेक्टर, और बी हमारा, अब तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन, ये बस ध्यान रखना। बाकी ये फॉर्मूला याद कर लो, टाउ इक्वल्स टू आई ए क्रॉस बी या फिर टाउ इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद है। सेकंड डायरेक्शन आपको कैसे लेना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो सिंपली आप इसको निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक नया टर्म अब हमें मिलेगा, ये जो आई ए बी यहाँ पे है ना, देखना, देखो यहाँ पे जो आई इंटू ए बी है ये वाला, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगले पेज में आ जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं, छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल्स टू इसका जो हमारा निकल के आता है आई इंटू ए। इसका डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, आई इंटू ए। ये हुआ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो एक बार मैग्नेटिक मोमेंट हमने डिफाइन कर लिया, तो यहाँ से एक चीज और आप लिख सकते हो, टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, मैग्नेटिक मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, या फिर टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। आई थिंक आपको अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ पहले देखा देखा लग रहा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं पे देखा था? याद करो, जो हमारा केस आता था इलेक्ट्रिक डायपोल, टाउ इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो आता था, क्या आता था? पी क्रॉस ई, या फिर पी ई साइन थीटा। यहाँ पे पी होता था डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको कुछ कुछ सिमिलर सिमिलर लग रहा होगा। ये हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से एनालॉजी के साथ पढ़ेंगे, वहां पे आपको सारा चीज फिर से याद वापस से आ जाएगा। इस चैप्टर में भी आई थिंक आगे हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दिख जाएगा वो। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आ गया ना, एम इक्वल्स टू आई क्रॉस ए। अब देखो इसके आगे हम लोग देखते हैं ये कहाँ से आता है हमारा। देखो अगर इससे पहले एक चीज समझ लो, देखो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये तो एक टर्न के लिए, सिंगल टर्न अगर है मान लो क्वाइल में, तो फिर हमारा आई इंटू ए आ गया। अगर मान लो एन टर्न्स है, अगर है एन टर्न का अगर क्वाइल है, तो उस केस में क्या चेंज आएगा? तो एम जो हमारा आएगा ना वो एन आई ए, बस इतना ही चेंज आएगा मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। मतलब मैग्नेटिक डायपोल कैसे बनता है? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो चलो इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एक बार, जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आता था सर्कल के एक्सिस पे।
सबसे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पे ही निकाल रहे हैं, इसलिए एक्सिस वाला बोल रहा हूँ। तो देखो बी इक्वल टू हमारा क्या आता था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3। अब यहाँ पे मान लो ये जो एक्सिस पे पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ये मान लो ये हमारा हो गया सर्कल। अब मान लो ये सर्कल का ये सेंटर हो गया और कुछ इसका सर्टेन रेडियस हो गया। अब मान लो एक पॉइंट अगर हम लेते हैं यहाँ पे बाहर में, यहाँ पे पी आर डिस्टेंस पे, तो और ये इसका मान लो रेडियस आर है। अगर ये आर जो है ये बहुत बहुत बड़ा हो कैपिटल आर से, तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है ये वाला टर्म, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखो एक तो आर ऑलरेडी बहुत छोटा है स्मॉल आर से, और एक तो बहुत छोटा है, उसके बाद ऊपर से दिक्कत ये है कि स्क्वायर कर दिए, तो एक तो बहुत छोटा क्वांटिटी उसके बाद उसको स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो जाएगा ना। तो उस केस में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आप लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। हमारे पास ये आया। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों, इंटू पाई अपॉन पाई। तो हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर क्यूब। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे ऊपर जो पाई आर स्क्वायर है, इसका पूरा पूरा एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, म्यू नॉट, मान लो ऊपर नीचे हम लोग और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ऊपर हमारा पाई आर स्क्वायर की जगह पे बन गया एरिया, यानी कि ए, और नीचे में हमारा आर क्यूब का आर क्यूब रहने दो। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो बना, ये वाला देखो टर्म देखना, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो के बन गया ना। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के, और ये देखो हमारा आई कहाँ चला गया, आई छूट गया, एक मिनट। देखो यहाँ पे आई भी है ना, तो आई इंटू एरिया, देखो क्या था, आई इंटू एरिया, ये था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखो आई इंटू एरिया को लिख दे रहे हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट एम। अब उसके बाद नीचे में 2 km, नीचे में हमारे पास क्या बचा, आर का क्यूब। ये हमारा आया एक्सिस पे, और एक्सिस पे ये हमारा आया मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज ध्यान करो आप लोग, एक फॉर्मूला याद है, 2 kp अपॉन आर क्यूब, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती थी, 2 kp अपॉन आर क्यूब एक्सियल पॉइंट पे। तो देखो बिल्कुल सिमिलर सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो सिमिलरली इसको आगे आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक दूसरा फील्ड निकल के आएगा। वो कौन सा आएगा, एक हमारा आता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते थे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के हमारा क्या आता था, के पी अपॉन आर क्यूब। निगेटिव डायरेक्शन में आता था ना, डायरेक्शन आपको आई थिंक ध्यान होगा, डायरेक्शन जो आता था वो अपोजिट आता था डायपोल मोमेंट के। तो छोड़ो डायरेक्शन से हमारा कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे बस फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। तो बी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे जो आपका बी निकल के आएगा, वो देखो कितना आएगा, वो आ जाएगा के एम अपॉन आर क्यूब। तो देखो 2 km अपॉन आर क्यूब, नीचे km अपॉन आर क्यूब, ये आया। जैसे आता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से, सेम वही फॉर्मूला आपको याद करना है, बस पी के जगह पे एम पुट कर देना है। तो आपको याद करने में यहाँ एनालॉजी के हेल्प से काफी इजी रहेगा। अब देखो कुछ कुछ डिफरेंस है फंडामेंटल बेसिस पे, जब आप जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक डायपोल में और मैग्नेटिक डायपोल में हमारा कुछ डिफरेंस है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की जब हम बात करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, चार्जेज होती थी, और चार्जेज कैसी होती थी, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसी दो टाइप की चार्जेज होती थी ना। और एक सिंगल चार्ज को हम लोग ऐसे ट्रीट करते थे मोनोपोल, मतलब दोनों को हम लोग एक एक पोल मानते थे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के केस में बात करें ना, मैग्नेटिक डायपोल के केस में, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फंडामेंटल यूनिट नहीं होता, यहाँ पे हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करेगा।
साउथ पोल अगर है तो उसके साथ नॉर्थ पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे मोनोपोल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एक खास बात है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मैग्ने इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, जिसको हम लोग चार्ज बोलते थे। दोनों चार्ज अपना इलेक्ट्रिक मोनोपोल होता था। लेकिन मैग्नेटिक जो होता है हमारा, वो मोनोपोल नहीं होता है, वो हमेशा डाइपोल के ये में फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए एक चीज आप नोटिस करना, जब भी आप एक मैग्नेट को काटोगे ना, तो जो मैग्नेट है हमारा, फिर से वापस से उसका दोनों पोल अपने आप दोनों में बन जाएगा। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा हमारा मैग्नेट हुआ, ये मान लो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, आप यहाँ बीच से काटोगे ना, जैसे ही काटोगे यहाँ एक साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। और अगर आपको बिलीव नहीं होता, आप मैग्नेट को काटना, उसके बाद एक एंड को इस वाले एंड के पास लाना, अपने आप रिपल्सन होगा, जिससे समझ में आएगा कि एक नया पोल जनरेट हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, हमेशा मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब चलो हम लोग अपना आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक डिवाइस होता है जो कि करंट को बेसिकली चेक करता है, सर्किट में करंट है कि नहीं, अगर करंट है तो किधर के साइड है, ये हमारा बताता है गैल्वेनोमीटर। और देखो, इस गैल्वेनोमीटर को ऑलरेडी हमने पढ़ा है कहाँ पे, पिछले चैप्टर में, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे थे वोल्ट मीटर और फिर से आम मीटर में। कैसे कन्वर्ट करते थे, तो देखो, जब एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करना होता था तो पैरेलल में एक शंट लगा देते थे, जिससे जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता था शंट का। वो करते थे हम लोग कब, जब एमीटर बनाना होता था। और जब वोल्ट मीटर बनाना होता था, तो उस केस में हम लोग सीरीज में एक बहुत ही बड़ा रेसिस्टर कनेक्ट कर देते थे गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो वो काम सेम हम लोग करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो, गैल्वेनोमीटर के केस में बेसिकली एक हमारा ये कुछ ऐसा डिवाइस होता है, जैसे एक मान लो ऐसा बीच में मैग्नेट होता है, मैग्नेट पे यहाँ पे हमारा ये लगा होता है, एक वाइंडिंग होता है ऐसा इसमें, और यहाँ पे बीच में हमारा यहाँ पे स्प्रिंग होता है, यहाँ पे स्प्रिंग होता है ऐसे ऐसे। आप लोग एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद देखो, ऐसा दोनों साइड पे मैग्नेट लगा होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एक साइड ये हमारा साउथ पोल मान लो, इसको नॉर्थ पोल मान लो, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, सारी की सारी इसके परपेंडिकुलर ऐसे 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 जाती हैं। तो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब देखो क्या होता है, होता ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड ये लगता है ना, तो उस वजह से इस पे एक फोर्स लगता है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे ये जो हमारा वाइंडिंग है, इस पे फोर्स लगेगा। और जब इधर की तरफ जाएगा फोर्स लगेगा, तो उस टाइम पे स्प्रिंग जो होगा वो खींच रहा होगा, तो स्प्रिंग एक जब खींचता है तो स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। और जब एक सर्टेन टाइम तक खींचेगा यहाँ तक, उस टाइम पे क्या होगा, स्प्रिंग का फोर्स जो है ओवर पावर कर जाएगा इस मैग्नेटिक फोर्स को, फिर वापस से मुड़ जाएगा, वापस से मुड़ के फिर इधर आएगा। तो ऐसा कब होता है, ये डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। तो इसी के हेल्प से करंट का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर ये जो होता है सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, और ये जो दोनों साइड दिख रहा है ना, ये परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया है फील्ड को बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना मोनोपोल है, यहाँ पे साथ में इसके साउथ पोल होगा और इसके साथ में यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। हमने ऐसे अलाइन किया है कि ऐसा लगे। और बीच में ये जो हमारा है ना, ये क्वाइल है हमारा। इसका डायग्राम आप अच्छे से बुक में देखना, ये जो घुमा-घुमा दिख रहा है ये ए स्प्रिंग है। अब देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है। तो देखो क्या होता है, समझना अच्छे से यहाँ पे पॉइंट। जो टॉर्क निकल के आएगा, टॉर्क ऊपर में हमने डिफाइन किया था ना, देखो मान लो इसमें अगर n टर्न्स हैं, तो n I इंटू ए इंटू बी। आई है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट m क्रॉस b, और अगर n हमारे टोटल टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो n इंटू आई इंटू ए बी हमारा आ गया टॉर्क। अब देखो, जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये जो टॉर्क होगा, ये तो हमारा स्प्रिंग का जो टॉर्क होगा, स्प्रिंग का टाउ स्प्रिंग, उसके इक्वल होना पड़ेगा ना। इक्विलिब्रियम पे दोनों साइड का टॉर्क इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में देखो क्या होगा, स्प्रिंग का टॉर्क हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एन आई ए बी इक्वल्स टू स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो होता है के इंटू फाइव। जैसे स्प्रिंग का फोर्स होता है एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू के इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो वैसे ही इस केस में होता है के इंटू फाइव। यहाँ पे के जो होता है ना, इसको हम लोग टॉर्जनल कांस्टेंट बोलते हैं,
क्योंकि इस बार ये घूमने वाले सेंस में है ना, इसलिए टॉर्जनल कांस्टेंट इसको हम लोग बोल देते हैं। और जो फाई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। और देखो ये जो टॉर्जनल कांस्टेंट है ना, ये डिफाइन किया जाता है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब एक ट्विस्ट पे कितना टॉर्क रिस्टोर करने के लिए आएगा, वो हमारा हो जाता है टॉर्जनल कांस्टेंट। जैसे के हमारा जो होता था एफ इक्वल टू के एक्स में, वो क्या होता था, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, पर यूनिट, हाँ, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्विस्ट हो जाता था। तो देखो अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाई को निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू आएगा एन आई ए बी डिवाइड बाई के, यह है हमारा। अब देखो यहाँ पे आई को हम लोग बाहर कर लेते हैं, फाई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू फाइव। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो है ना टर्म एन ए बी अपॉन के, ये कांस्टेंट रहेगा एक गैल्वेनोमीटर के लिए, ये वाला एन ए बी अपॉन के। एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए जो है हमारा ये हो गया इसका एरिया, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या है, के हमारा स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट। ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं एक गैल्वेनोमीटर के लिए, और ये लास्ट में फाई नहीं होगा, ये एक्चुअली आई होगा। तो यानी कि जो भी हमारा डिफ्लेक्शन होगा ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी करंट जैसे रहेगा, करंट जैसे बिहेव करेगा, वैसा हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे ऊपर में यहाँ इसके एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे जुड़ा होता है, तो नीडल दोनों से डिफ्लेक्ट करके बताता है कि इधर की तरफ करंट है। तो जैसा करंट रहेगा उस हिसाब से डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से हमें पता चला ये जो फाई है डिफ्लेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम कन्वर्ट करते थे, याद है, गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में, तो उस केस में हम लोग एक शंट लगाते थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म अब समझते हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपको वहाँ पे समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो आप एक बार फिर से वापस से देख लेना वो चीज़। अब यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ये हमारा एक नया टर्म है। ये क्या होता है, ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन के। अब देखो करंट सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमको कितना करंट मेजर करना है, हम मेरा जो मतलब मान लो लेबोरेटरी में मेरा काम है, मेरे को कितना करंट मेजर करना है, मेरा डिवाइस जो है जिसका हम लोग मेजर करने जा रहे हैं, वो कितना करंट प्रोड्यूस करता है, तो इस पे डिपेंड करके हम लोग क्या करते हैं, ये करंट सेंसिटिविटी देख के अपना एम्पियर मीटर खरीदते हैं। तो इसीलिए ये करंट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कैसे कंट्रोल करता है, तो ध्यान देना, करंट सेंसिटिविटी को कंट्रोल किया जाता है ये एन को कंट्रोल करके। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपको ज्यादा करंट सेंसिटिविटी चाहिए, हाई चाहिए, तो एन बढ़ा देगा, अगर कम चाहिए तो एन को घटा देगा। ये मतलब मैन्युफैक्चरर के हाथ में होता है, जिस टाइप से आपका नीड है आप उसको नीड बताओगे, उस हिसाब से आपका वो गैल्वेनोमीटर को सेट करके दे देगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टर्म हमारा आता है वो होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब देखो वो कैसे आएगा हमारा, तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। देखो फाई हमारा क्या होता था, एन ए बी अपॉन के इंटू आई। अब यहाँ पे हम v से डिवाइड कर देंगे, तो फाई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ए बी बाई के इंटू आई अपॉन वी। अब देखो v बराबर है आई आर, अब r को मान लो इधर लेके चला आया, तो 1/r इक्वल्स टू आई अपॉन वी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ना, तो आई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के इंटू 1/r। यानी कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो क्या आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे नाम इसको दे दिया जाए, कहाँ से हमने शुरू किया था, रुक जाओ, हाँ यहाँ से शुरू किया, इसको भी नीचे कर लेते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे ये निकल के आया। अब एक चीज देखना, जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे भी तो आपको दिख रहा होगा ना डायरेक्टली, आप क्या करोगे, आप जैसे ही एन बढ़ाओगे आपका फाइव अपन वी बढ़ जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एन बढ़ाने का मतलब है ना कि आपका लेंथ भी बढ़ जाएगा वायर का। एन को 2 टाइम्स करोगे तो वायर का लेंथ जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। चलो अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे ही एन जो है 2n होगा, वैसे ही लेंथ जो होगा वो 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाने के लिए ज़्यादा लेंथ ऑफ वायर लगेगा ना। अब देखो आर क्या होता है, रो एल बाई ए, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जैसे ही एल 2L हुआ, आर जो है 2R हो जाएगा।
तो मान लो हमने सारा का सारा क्या किया, नया अब करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं, 2n ए बी अपॉन के इंटू 1/2r, 2 से 2 कैंसिल, फिर हमारा क्या निकल के आया, पाई अपॉन वी इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के 1/r। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, डिजाइन एलिमेंट जो होता है ना, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का दोनों का अलग होता है। दोनों का डिजाइन एलिमेंट अलग होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली डिफरेंस आ जा रहा है। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो हमारा एम्पियर मीटर के केस में सेंसिटिविटी बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स से कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें सेंसिटिविटी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना है तो हमें सीधा बाकी टर्म्स के साथ जाना पड़ेगा, जैसे या तो एरिया घटाना बढ़ाना पड़ेगा या फिर थोड़ा-सा के को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट होंगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ से बस ध्यान रखना आप लोग, जो फ़ॉर्मूला या फाइनल हमारा निकल के आया ना, ये 2 फ़ॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे डायरेक्टली करंट सेंसिटिविटी पूछे तो ये फ़ॉर्मूला, और वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछे तो ये फ़ॉर्मूला। ये 2 फ़ॉर्मूला आप लोग यहाँ से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, जब भी गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, जिसको शंट बोलते हैं, छोटा रेजिस्टेंस होता है, उसको लगा देते हैं। और जब भी वोल्ट मीटर करते हैं तो सीरीज़ में हम एक बड़ा रेजिस्टर लगाते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो बस इतना ही था हमारा इस चैप्टर में। इसके बाद का जो पोर्शन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।